Good morning, students. As you all know, in previous video we are talking about Field's principle. Okay, let's continue because we have taught about only one principle. Today I'm going to tell you the next one. The next principle is authority and responsibility. What does it mean? According to this principle, authority and responsibility should go hand in hand. It means that when a particular individual is given a particular work and he is made responsible for the result, this can be possible only when he is given sufficient authority to discharge his responsibilities. ये कहने कि ये जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जब आप किसी को पावर दे रहे हो, अथॉरिटी दे रहे हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कोई जिम्मेदारी जब किसी को दी जा रही है, दे शुड गो हैंड इन हैंड. हैंड इन हैंड मीन्स साथ साथ. जब आप किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो देन हाथ हाथ यानी कि साथ के साथ आपको उसे क्या प्रोवाइड करानी है, उस काम को करने के लिए आपको उसे पावर भी देनी है, अथॉरिटी भी देनी है. इसका मतलब ये है कि जब आप एक इंडिविजुअल को क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर काम दे रहे हो कुछ भी करने के लिए, एंड ही इज़ मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, और अगर आप उसे आगे फ्यूचर में क्या करेंगे, रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराने वाले हैं कि भाई you are the person to whom we are giving that work, so why are you not completing it, या why are the result are like this. तो ये सब आप उससे तभी पूछ सकते हैं जब आपने उसे क्या दिया होगा. दिस कैन बी पॉसिबल, ये सिर्फ पॉसिबल है ओनली वैन, सिर्फ तब व्हेन ही इज़ गिवन सफिशिएंट अथॉरिटी टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब आपने उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज यानी कि कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर क्या दी होगी, अथॉरिटी दी होगी. अगर आपने उसे अथॉरिटी नहीं दी है देन देयर इज़ नो नीड टू आस्क एनी क्वेश्चंस फ्रॉम हिम अबाउट द कंप्लीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसका काम पूरा क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ. ये रीज़न आप तभी मांग सकते हैं व्हेन यू आर गिविंग सम अथॉरिटी टू दैट पर्सन. नाउ कम टू व्हाट इज पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस. हेल्पफुल इन अचीविंग द टारगेट. पहला तो क्या है पॉजिटिव इफेक्ट, कि इससे क्या होता है कि जो फॉर्म का टारगेट होता है वो ईजिली क्या हो जाता है, अचीव हो जाता है. सेकेंड, इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय. व्हेन यू गिव पावर टू समवन, जब आप किसी को पावर देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, देन डेफिनेटली दैट एम्प्लॉय कैन गेट कॉन्फिडेंट. उसके अंदर क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंट आ जाता है. क्यों? क्योंकि वो जो है क्या कर सकता है, ये सोच सकता है, समझ सकता है कि भाई पावर जो है वो मेरे पास है, और अगर मुझे किसी ने पावर दी है देन आई हैव टू focus on it, I have to focus on my work so that no complaint should be there against me. Violating effects क्या आते हैं इसके? Violating effects में wrong use authority in case of authority is given that is needed. ये कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि अगर आपने मोर अथॉरिटी यानी कि आपने अगर अथॉरिटी ज़्यादा दे दी है तो इस केस में क्या हो सकता है कि रॉन्ग यूज़ भी किया जा सकता है उस अथॉरिटी का बाय दैट एम्प्लॉय. सेकेंड, डिफिकल्टी इन अचीविंग द टारगेट इन केस ऑफ लेस अथॉरिटी इज गिवन. ये कह रहे हैं, और अगर आपने क्या कर दिया, टारगेट को अचीव करने के लिए अगर आपने लेस अथॉरिटी दी है, कम अथॉरिटी दी है, तो कहीं ना कहीं आप क्या नहीं कर पाओगे, अपने टारगेट को, या जो एम्प्लॉय है जिसको आप दे रहे हो वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट, कैन नॉट फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट इन केस ऑफ द डिजायर रिजल्ट इज नॉट ऑब्टेन. और ये कह रहे हैं अगर आपने क्या नहीं किया, अथॉरिटी नहीं दें, आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को हैंड ओवर कर दे, तो आप अकाउंटेबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी जो है या जवाबदेही जो है उसे फिक्स नहीं कर सकते सबऑर्डिनेट की. क्यों? क्योंकि आपने उसे प्रॉपर पावर दी ही नहीं कि वो उस जो काम आपने उसे दिया था उसे कंप्लीट कर सके. एंड देन डिक्लाइन द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय. और जब एम्प्लॉय अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो दीज आर द वॉलेटिंग इफेक्ट. नाउ कम टू नेक्स्ट वन. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज डिसिप्लिन. What does it mean? According to this principle, the organizational rules and employment agreement should be obeyed by both the superior and the subordinate, which are necessary for the successful working of the organization. ये कह रहे हैं डिसिप्लिन ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जो होता है, मतलब जब आपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स बनाए हैं या फिर एम्प्लॉयज़ के लिए कोई एग्रीमेंट बनाया गया है, देन इट शुड बी ओबेड. तो उसे ओबे करना चाहिए, मतलब उसका आदर करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए बाय बोथ, यानी कि दोनों को, सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट. मतलब
ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बना है, रूल्स बना है तो वो सिर्फ सबऑर्डिनेट्स के लिए बनेंगे, वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए बनेंगे, बल्कि जो सुपीरियर्स हैं उनको भी उन्हें उसी तरीके से फॉलो करना चाहिए। क्यों ज़रूरी है ऐसा? इट इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है वो सक्सेसफुली रन हो सके, देन इट इज़ नेसेसरी दैट रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट्स, एवरीवन शुड फॉलो दैट। ठीक है, इट इज़ नॉट बैन ओनली अपॉन एम्प्लॉयज़ कह सकते हो आप, या ओनली फॉर द लोअर लेवल मैनेजर्स कह सकते हो आप, बल्कि वर्कर्स कह सकते हो। ये जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, दीज शुड बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी person. Now what are these violating effects? Let's start with the positive effect. A disciplined organization has a better reputation among the people. ये कह रहे हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, डिसिप्लिन है, मीन्स एवरीवन इज फॉलोइंग द रूल्स रेगुलेशंस, देन इट शुड क्रिएट अ बेटर रेपुटेशन। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, लोगों के बीच में इसकी रेपुटेशन क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है उसको क्या किया जा सकता है, इंक्रीज़ किया जा सकता है, क्योंकि जब डिसिप्लिन पर्सन काम करता है तो डेफिनेटली उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, एनहेंस हो जाती है या इंक्रीज़ हो जाती है। Better labor management relationship, if both are following the rules and regulations, both are respecting each other, then definitely they can create a better relationship between the labor and the management. What are the violating effect? डिक्लाइन इन द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया तो कहीं ना कहीं क्या होगा, रेपुटेशन जो है फर्म की वो लोगों के बीच में अच्छी नहीं क्रिएट हो सकती। हाइट ऑफ डिसऑर्डर मीन्स बिकॉज if one is not going to follow the rules and regulations, then other one is also not going to follow. क्यों? वो कहेंगे जब ये फॉलो नहीं करने then why should I, मैं क्यों करूँ? ठीक है, तो और जब इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है then definitely it is a disorder, means आप कोई भी काम प्रॉपर तरीके से फिनिश नहीं करवा सकते ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में। द नेक्स्ट वन, एन एटमोसफियर ऑफ डाउट एंड सस्पिशन। कहीं ना कहीं क्या होता है, एक डाउट और सस्पिशन का एटमोसफियर जो है वो क्रिएट हो जाता है, बिकॉज नो आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर, नो आर लिसनिंग टू ईच अदर। सो जब ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, लोगों के बीच में डाउट्स और सस्पिशंस जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे, और एम्प्लॉयज़ की जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दिस इज अवर थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज डिसिप्लिन। नाउ कम टू फोर्थ वन, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम। ये कहना है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है, यानी कि जो एक वर्कर है, शुड रिसीव ऑर्डर, उसे ऑर्डर मिलना चाहिए सिर्फ एक सुपीरियर से एक टाइम पे, एंड द एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल ओनली टू दैट सुपीरियर। और जो एम्प्लॉय है वो जवाब भी सिर्फ किसको देगा, उस सिंगल सुपीरियर को ही जिसने कि उसे क्या किया था, वर्क असाइन किया था। मतलब ये प्रिंसिपल जो है, आपको नीचे देखिए तो डायग्राम दिए हुए हैं, एक साइड आपकी राइट अप्रोच है, एक साइड आपकी रॉन्ग अप्रोच है। ओके, राइट अप्रोच में आप देख रहे हैं एक मैनेजर है और उसके नीचे 3 सबऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि 3 वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं। सेकंड में आप देख रहे हैं 2 मैनेजर्स हैं और उनके नीचे 3 लोग काम कर रहे हैं। ये राइट अप्रोच क्यों है, क्योंकि यहाँ पे M1 एक मैनेजर है और वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है और यही वापस क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं, किसको, सिर्फ किसको, M1 को। सेकेंड अप्रोच में आप देखिए 2 मैनेजर्स ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, S1 को जो है वो M1 से भी ऑर्डर मिलना है, M2 से भी ऑर्डर मिलना है। इससे क्या होता है, इट क्रिएट कन्फ्यूज़न, ठीक है, इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है क्योंकि S1 जो है वो एक एम्प्लॉय है और ही कांट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सकता कि उसे पहले किसका काम फिनिश करना चाहिए, बाद में किसका करना चाहिए। सो इस वजह से क्या होता है, वो एक्सक्यूज़ेस भी बना सकता है, या मे बी उसकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू एटीट्यूड या अकॉर्डिंग टू बिहेवियर हो सकता है, किसी का बिहेवियर अगर सॉफ्ट होगा या उसके लिए अच्छा होगा तो वो पहले उसका काम करेगा, तो डेफिनेटली जो दूसरा मैनेजर है वो क्या हो जाएगा, रूड हो जाएगा उससे। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी जो है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो राइट अप्रोच जो है वो ये कहती है यूनिटी ऑफ कमांड की, दैट every subordinate have only a single superior who is going to give the order, and also the subordinate will answerable to only that one superior. Okay,
इसके पॉजिटिव और वॉलेटिंग इफेक्ट क्या आते हैं वो बताती हूँ मैं आपको। इसके पॉजिटिव इफेक्ट है, देयर इज़ नो कन्फ्यूज सिचुएशन फॉर द सबऑर्डिनेट, कि सबऑर्डिनेट के लिए कोई कन्फ्यूज सिचुएशन नहीं रहेगी। सेकेंड, द एफिशिएंसी ऑफ द सबऑर्डिनेट इंक्रीज, सबऑर्डिनेट्स की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंसी ऑफ द सुपीरियर इंक्रीज, सुपीरियर की जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना ईजी हो जाएगा। एटमॉस्फेयर जो है वो कैसा रहेगा, कॉर्डियल रहेगा, प्रिवल्स मतलब कॉर्डियल यानी कि फ्रेंडली जो होता है, फ्रेंडली और हार्टली जो होता है उस तरह का एटमॉस्फेयर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज़ डन फॉर टुडे। 4 प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन एंड द लास्ट वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।